आइए भाई, देखिए आपका सीआरपीसी अब चले जाए, सीआरपीसी शुरू किया जाए। देखिए सीआरपीसी में आपका इधर 266 से लेकर इधर आपका 484 तक लगभग पूरा पढ़ा दिया गया है। अब हम आज उठाते हैं 190 से, यानी कि देखिए उत्तराखंड का जो ट्रेंड रहा है ये भी थोड़ा देखना है। यूपी थोड़ा अंदर से पूछता है, लेकिन उत्तराखंड आपका 100 क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन सेक्शन वाइज पूछता है, और उतना अंदर से नहीं कभी क्वेश्चन बना है जितना यूपी बनाता है। लेकिन उसी स्तर पर आपको पढ़ना है, तो आइए 190 से सही रहेगा पढ़ाना। फिर धारा 1 से हम पढ़ा देंगे 190 से लेकर और 199 तक में कांग्निजेंस या संज्ञान की बात की गई है। पहला क्वेश्चन जो यूपी एपीओ ने इस बार बनाया था कि संज्ञान को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो संज्ञान को सीआरपीसी में परिभाषित नहीं किया गया। इनमें से कोई नहीं मार कर आइएगा, कई लोग उल्टा सीधा मार दिए थे। संज्ञान का मतलब क्या होता है? अवगत होना, भिज्ञ होना, यानी कि जब मजिस्ट्रेट सर्वप्रथम अपराध की ओर अपना मस्तिष्क इस दृष्टि से लगाता है कि क्या अपराध हुआ कि नहीं हुआ, तो उसी को संज्ञान कहते हैं। संज्ञान पहली न्यायिक कार्यवाही है और इसे जांच यहीं से प्रारंभ होती है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि सीआरपीसी में इंक्वायरी कहाँ से प्रारंभ होती है? संज्ञान से। संज्ञान के बारे में नियम 190 से लेकर 194 तक में है, जबकि कुछ अपवाद है 195 से लेकर 199, ये आ सकता है। अब 190 में पूछा जाता है कि संज्ञान कौन ले सकता है सामान्यतः, तो सामान्यतः संज्ञान लेने का कार्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है, चाहे उस मामले में उसे विचारण की अधिकारता हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो सर संज्ञान कौन लेता है सामान्यतः? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। फिर जो क्वेश्चन बनता है, क्या द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है, तो सामान्यतः नहीं। लेकिन यही क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा अथराइज करने पर ये संज्ञान ले सकता है, तो किसके द्वारा? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। हाई कोर्ट ना मार दीजिएगा, अभी आपका कई लोग गलत करके आते हैं। आपका द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट किसके द्वारा अथराइज करने पर अपराध का संज्ञान ले सकता है, तो सीजीएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और यही जोड़ लेना है कि द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट संक्षिप्त विचारण किसके द्वारा प्राधिकृत होने पर करेगा, तब सीजीएम न मारकर 260 में किसके द्वारा मारेंगे? उच्च न्यायालय। ये गलतियां ज्यादा होती है। संज्ञान तीन में से किसी एक आधार पर लिया जा सकेगा, या तो परिवाद पर, या पुलिस रिपोर्ट पर, या स्वयं के ज्ञान पर। बस ये। तो संज्ञान किस पर लिया जा सकता है पूछ ले, खंड वाइज याद रखिएगा। 190 1A परिवाद, 190 1B पुलिस रिपोर्ट, 190 1C स्वयं के ज्ञान। खंड वाइज भी उपर्युक्त सभी। इस मैंने तीनों आधार, तीनों में से किसी एक आधार पर 191 छोड़ दीजिएगा, 192, फिर 193 पूछा जाता है कि सत्र न्यायालय द्वारा संज्ञान। तो आपका कई बार पूछा है कि सत्र न्यायालय सामान्यतः सीधे संज्ञान नहीं लेता। तो अब देखिए क्या क्या ऑप्शन देता है कि सत्र न्यायालय संज्ञान ही नहीं लेता, सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान लेता है, सत्र न्यायालय उपार्पण के बिना संज्ञान नहीं लेता। इनमें से कोई नहीं, तो क्या मार कराएंगे?
उपार्पण के बिना, उपार्पण माने कमिटल, कमिटल माने सुपुर्दगी, यानी कि सत्र न्यायालय तब संज्ञान लेता है जब मजिस्ट्रेट द्वारा उसे मामला क्या किया जाए, सुपुर्द किया जाए। डायरेक्ट किसी मामले का संज्ञान सामान्यतः नहीं लेता। तो सत्र न्यायालय आपका, इसके बाद 194 छोड़ दीजिए। 195 में पूछा जाता है लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों में संज्ञान। सेक्शन याद करना है 195। 195 के बाद आपका 197 ज्यादा पूछी जाती है न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन। यहीं से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस है। देखिए कैसे बनता है। न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन के लिए संज्ञान के नियम किस धारा में, 197। दूसरा क्वेश्चन बना है कि 197 किस मामले में लागू होगी। न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, लोक सेवक, उपर्युक्त सभी द्वारा किए गए अपराध के मामले में। तो क्या मार्क कराएंगे, न्यायाधीश की, मजिस्ट्रेट की, लोक सेवक की, उपर्युक्त सभी। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई न्यायाधीश है, मजिस्ट्रेट है या कोई लोक सेवक हैं ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी आप नहीं, मैंने अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में कोई अपराध किया है, तो उस अपराध का संज्ञान 190 के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा तभी लिया जा सकता है जब सरकार इसके लिए पूर्व मंजूरी दे दे। तो अगर केंद्र सरकार का लोक सेवक है तो किसके द्वारा मंजूरी, केंद्र सरकार द्वारा। राज्य सरकार का लोक सेवक है तो राज्य सरकार द्वारा। जैसे अंजू कटियार का मामला था, आपका पकड़ी गई थी आपका भ्रष्टाचार में, तो संज्ञान तभी लिया गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या दे दी, मंजूरी। बिना मंजूरी के नहीं, क्योंकि ऑन ड्यूटी ये क्या की थी, अपराध। तो अब जो क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धारा दो धारी तलवार है, यानी कि दोहरा चरित्र रखती है, 197। कौन सी धारा लोक सेवकों के लिए अम्ब्रेला का काम करती है, उसको लिख लीजिए, हो सकता है पूछ ले। लोक सेवक के लिए ये क्या करती है, अम्ब्रेला, छाता का काम। देखिए लोक सेवकों को भ्रष्टाचार की जननी भी कही जाती है कि खूब करप्शन करिए, लूट खसोट करिए, और जब तक सरकार नहीं चाहे कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये धारा 197 में है, यानी कि 197 में। तो ये धारा लोक सेवकों को ये भी कहती है कि तुम बिना निश्चिंत होकर, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के निष्पक्ष काम करो। आम जनता तुम्हारे कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, न मुकदमा करते हैं। और उसी की आड़ में आम जनता माने उसी की आड़ में भ्रष्टाचार का क्या होता है, जन। तो दोनों इसके पहलू हैं। लोक सेवकों को संरक्षण भी तो क्या करती हैं, भ्रष्टाचार। इसमें जो केस आया था यूपी एपीओ में, एक आपका सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेज मनमोहन सिंह एवं अन्य का केस आया। और सुब्रमण्यम स्वामी के वाद में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि सामान्यतः सरकार 3 माह के अंदर ये फैसला कर ले कि वह अनुमति देगी कि नहीं देगी, और अधिकतम कितने माह के अंदर, 4 माह। तो वहीं 4 माह याद रखे, लिख लीजिए कितने माह के अंदर सरकार को फैसला हर हाल में ले लेना है कि वह अनुमति देगी संज्ञान की कि नहीं देगी। तो ये क्वेश्चन यूपी एपीओ में आ चुका है। कितने माह, 4 माह। 197 में लिख लीजिएगा 4 माह, मैंने सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बेयर एक्ट में नहीं है। ये ना कहिएगा कि बेयर एक्ट में कहाँ है। तो बेयर 4 महीना, 4 महीना याद रखिए, हो गया। इसके बाद आइए 198, विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन किस धारा में, 198 के तहत है। तो विवाह से संबंधित अपराध बता दिए गए हैं
कहाँ से कहाँ तक धाराएं हैं, 493 से लेकर 496 तक। और आपका बताया भी गया है। तो उन अपराधों का संज्ञान के लिए कौन सी धारा स्पेशल बनी है, 198। इसमें जो आपको पढ़ना है 198 का क्लाज 2 पढ़ना है। और क्लाज 2 में जो सेक्शंस आपका 497 है वह अवैध घोषित कर दिया गया है। केस लिख लीजिए भाई। उपधारा 2 देखिए, यानी कि 198 का खंड 2 का जो आपका अगर पढ़ेंगे डायरेक्ट तो एक सेक्शन आएगा, उसमें आगे 497 497 उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। केस पूछ सकता है, केस जोसेफ साइन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कई बार मैं बताऊं कौन सा केस, जोसेफ साइन। इसके बाद आपका इसमें 198 ए भी पूछा गया है। अभी आपका ये क्वेश्चन झारखंड में पूछा गया था भाई, 198 ए कि आईपीसी की धारा 498 ए यानी कि क्रूरता के मामले में संज्ञान कैसे लिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पर, परिवाद पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे लिया जाएगा क्रूएल्टी के मामले में, दोनों पर। तो बताइए 190 में संज्ञान कितने प्रकार से लिया जा सकता है, मैं बताया था 3। एक परिवाद किया गया हो, या दूसरा पुलिस रिपोर्ट, या स्वयं का ज्ञान। तो 198 ए में आपका संज्ञान कैसे लिया जाएगा, तो याद रखिएगा किस पर लिया जाएगा, उसको लिख लीजिए। परिवाद और पुलिस रिपोर्ट दोनों पर लिया जा सकता है। परिवाद पर भी ये, ये झारखंड में बना था मॉडल। इसके बाद 199 मानहानि के मामलों में अभियोजन किस धारा के तहत संज्ञान, 199 199 वन आपका बताती हैं कि ऐसे अपराध का संज्ञान कैसे लिया जाएगा, पुलिस रिपोर्ट पर कि स्वयं के ज्ञान पर कि परिवाद पर कि उपर्युक्त सभी पर। तो सभी ना मार दीजिएगा, यहाँ अंतर आएगा। किस पर लिया जाएगा, अंडरलाइन करिए, केवल और केवल किस पर, परिवाद पर। अब दूसरा क्वेश्चन, मानहानि के मामले में यही समय लिख लीजिए, कितने समय के अंदर परिवाद दाखिल किया जा सकेगा, तो आपका 3 वर्ष। क्लाज 1 में लिखिएगा, अलग से लिख लीजिए। 199 का खंडवन कितने वर्ष के अंदर परिवाद किया जा सकेगा, तो मानहानि के मामलों में संज्ञान की समय सीमा 3 वर्ष। रट कर जाइए, अब भाई समझाने का समय नहीं है ज़्यादा। कितने साल। इसके बाद आपका फिर एक बार देखिए, अगर राष्ट्रपति के 199 टू आ जाइए, खंड 2, खंड वाइज पढ़िएगा। 199 टू, अगर राष्ट्रपति की मानहानि की गई है, उपराष्ट्रपति की गई है, किसी प्रशासक, लोक सेवक, मुख्यमंत्री, मंत्री की, तो ऐसी दशा में लोक अभियोजक सरकार की पूर्व मंजूरी से लिखित में अपराध किए जाने के 6 महीने के अंदर कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय में इनकी ओर से परिवाद कर सकता है। तो सत्र न्यायालय में कौन परिवाद कर सकता है, लोक अभियोजक। कितने दिन के अंदर, 6 माह के। किसकी पूर्व अनुमति से, सरकार की। लिखित में कि मौखिक की, दोनों। लिखित में किसकी मानहानि की गई है, तो राष्ट्रपति की गई हो या किसकी, उपराष्ट्रपति या लोक सेवक, मंत्री, मुख्यमंत्री इत्यादि। अब आपका जो क्वेश्चन बनता है ये इतना याद रखिए। इसके बाद मजिस्ट्रेटों के समझ परिवाद, तो 200 में परिवादी की परीक्षा 201 भी नहीं पूछा जाता, कभी काल 202 पूछ लिया जाता है। उत्तराखंड इधर नहीं बनाता ज़्यादा। आदेश का जारी किया जाना मुलतवी करना, 203 परिवाद का खारिज करना, 204 आदेश का छोड़ दीजिए, 205 अब आ जाइए।
इधर छोड़ सकते हैं, उत्तराखंड थोड़ा कम बनाता है, 205 आ जाइए। मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को व्यक्तिगत हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना। तो क्वेश्चन जो आपका बनता है वह ये बनता है कि मजिस्ट्रेट किस सेक्शन के तहत अभियुक्त को पर्सनल एपियरेंस से या व्यक्तिगत हाजिरी से छूट दे सकता है। तो एक बार क्वेश्चन सेक्शन वाइज बना है, तो कौन सा सेक्शन मारेंगे? 205। अब छोटे मामले में विशेष समन किस धारा में जारी होता है? बिहार इसी बार बनाया 206 में। बस छोटे मामले कौन है, एक लाइन याद रखना है, जिसमें दंड क्या हो? जुर्माना। और जुर्माना कितने से? 1,000 रुपये से अधिक न हो। यानी कि आपका खंड परंतु में नीचे लिखा गया है खंड 1 के कि जुर्माना 206 में जुर्माना कितने से अधिक न हो? तो 1,000 रुपये। यानी कि अगर 1,000 या 1,000 से कम रुपए का दंड है तो ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट स्पेशल समन जारी कर सकते हैं। अभियुक्त को कह सकता है कि तुम न आना और तुम किसी के माध्यम से ये रकम कोर्ट में भेजवा दो और आने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसी दशा में न्यायालय चाहें तो ऐसी दशा में धारा 253 जोड़ लीजिएगा, इसके साथ 206 के साथ 253 पढ़ना है। 253 के तहत न्यायालय उस आधार पर दोष सिद्ध कर सकता है और जो रकम भेजी गई है उसको जुर्माना मानकर स्वीकार कर ले। तो 253 वहीं बिहार में पूछा गया था। तो फिर आइए छोटे मामले में विशेष समन किस धारा में? 200। छोटे मामले कौन माने जाएंगे जिसमें माने जुर्माना कितना हो? ये पहले यूपी में पूछा कि 1,000 ये हैं, तो इसके पहले कितना था? 100 रुपया। लिख लीजिए, वहीं बैरक पर लिखिए 1,000 अभी है। इसके ये परंतुक में है भाई, वहीं जहाँ 1,000 लिखा है ना वहीं ऊपर आपका बना लेना है कि इसके पहले ये रकम कितनी थी? तो 100 रुपया थी। और आपका 2006 में इसे कितना किया गया? 1,000 मैंने 100 रुपया थी। इसके बाद 207 छोड़ दीजिए, 208 छोड़ दीजिए, 209 पूछा जाता है कि कोर्ट ऑफ सेशन को मामले का सुपुर्द किया जाना। तो सत्र न्यायालय को मामला किस धारा के तहत सुपुर्द किया जाता है? 209 के तहत। फिर 210 पूछा जाता है। एक लाइन का ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मजिस्ट्रेट के समक्ष परिवाद किया गया है और ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस एफआईआर करके अन्वेषण भी कर रही है, तो किसको रोका जाएगा? परिवाद पर कार्यवाही की पुलिस अन्वेषण को परिवाद और पुलिस अन्वेषण की क्या मांगी जाएगी? रिपोर्ट। अब इधर परिवाद उधर पुलिस रिपोर्ट आ गई। तो अब ये क्वेश्चन बनता है कि भाई अब संज्ञान तो किसी एक आधार पर लिया जाएगा, चाहे परिवाद या पुलिस रिपोर्ट। यहाँ तो न्यायालय में दोनों आ गया, तो किस पर संज्ञान लिया हुआ माना जाएगा? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो परिवाद पर न मार दीजिएगा, किस पर लिया हुआ माना जाएगा? पुलिस रिपोर्ट। यानी कि संज्ञान एक आधार पर लिया जाता है, एक बार में एक से अधिक आधार पर नहीं। संज्ञान एक बार लिया जाता है, बार बार नहीं। ये किस धारा का सिद्धांत है? 210। हल्का सा याद रखना है। इसके बाद आरोप से एक क्वेश्चन आएगा 217 211 से लेकर 223 तक 224 तक में आपका एक क्वेश्चन आएगा। पिछली बार यूपीजे में आया कि आरोप की अंतर्वस्तु कहाँ दी गई है, सेक्शन मिलाने के लिए आ गया 211। आरोप की अंतर्वस्तु का मतलब हुआ कि आरोप के अंदर क्या लिखा जाएगा, किस धारा में है? 211। इसके बाद जो क्वेश्चन आता है समय स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियाँ 212। आपका मैंने ढंग अब आरोप में बताया जाना 213। इसके बाद आपका 215 से क्वेश्चन आता है गलती का प्रभाव। गलती का प्रभाव क्या होगा? तो आपका गलती का प्रभाव आपका कहाँ दिया गया है?
215 में, तो गलती अगर हो गई है आरोप में तो वो उसका प्रभाव तभी होगा जब अभियुक्त उस गलती के कारण भुलावे में आ गया हो और भुलावे के कारण उसके प्रति क्या न हो पाया हो न्याय। एक दृष्टांत याद रखिएगा, खुदा बख्श और हैदर बख्श का कह सकते हैं। आपका लास्ट उदाहरण याद रखिएगा, यानी कि ई देखिए, क पर 20 जनवरी 1882 को हैदर बख्श की हत्या और 21 जनवरी 1882 को खुदा बख्श की, यानी कि 20 ए पर आरोप है कि उसने 20 जनवरी को हैदर बख्श की हत्या की और 21 जनवरी को खुदा बख्श की। जब मुकदमा चला तो हैदर बख्श वाले गवाह खुदा बख्श में आ गए और खुदा बख्श वाले किस में आकर गवाही दे दिए। तो बताइए, सब उल्टा पुल्टा हो गया कि नहीं। तो ये गलती तात्विक मानी जाएगी, विचारण अवैध होगा और निर्णय को क्या किया जाएगा, उल्टा जाएगा, क्योंकि वास्तव इसके कारण अभियुक्त क्या आ गया वास्तव में, भुलावे। इसके बाद 216, बस एक क्वेश्चन, न्यायालय आरोप में परिवर्तन कर सकता है कि नहीं। कर सकता है, बस एक क्वेश्चन, कब तक कर सकता है। निर्णय के पूर्व कभी भी, और कुछ ना याद रखिए। प्री के लिए बस एक लाइन, आरोप में परिवर्तन कब तक, तो निर्णय के पूर्व कभी, और कुछ न पड़ेगा इसमें, हम फिर बता दें इस समय। इसके बाद आपका 218 से लेकर इधर बस एक लाइन याद करेंगे, दो शब्द, तो क्वेश्चन आ जाएगा। पिछली बार यूपी 2015 में 218 से आया था क्वेश्चन एपीओ में। देखिए 218 में ये सामान्य नियम है कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप लगेगा और पृथक विचारण होगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अलग अलग अपराध किया है तो उसका इल्जाम उस पर अलग अलग लगेगा और मुकदमा भी अलग अलग चलेगा। और इसमें आपका दृष्टांत पढ़ना है। जो दृष्टांत दिया है यहीं पूछा गया था, को एक अवसर पर चोरी करने और दूसरे अवसर पर घोर उपहत का अभियुक्त है, यानी कि ये एक अभियुक्त है। 1 जनवरी को चोरी किया और 20 जनवरी को किसी को गंभीर चोट पहुंचाया, तो दोनों मुकदमे साथ चलेंगे कि अलग अलग। अलग अलग, क्योंकि चोरी अलग किया है, घोर उपहत अलग, और दोनों में आरोप साथ साथ लगेंगे कि अलग अलग। तो बताइए, आरोप अलग लगेंगे कि मुकदमा विचारण अलग चलेगा कि दोनों अलग अलग। यही पूछा गया था 2015 एपीओ में, लोग गलत करके आ गए। 218 में सामान्य नियम है कि प्रत्येक अपराध की माने विचारण और आरोप क्या लगेगा, पृथक पृथक लगेगा, लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। जो सेक्शन बताया जा केवल वही याद करके जाइएगा। इसका अपवाद कौन है, जहाँ की आरोप एक साथ और विचारण भी एक साथ। तो कम से कम 218 जो सेक्शन है उसी के ऊपर अपवाद लिख लीजिए ताकि कभी गलती न हो। 219, 220, 221, 223, 22 को छोड़ देना है। 219, 219, 220, 221 और 223 ये अपवाद हैं। किसके अपवाद हैं, 218 के, जहाँ की क्या हो सकता है, एक साथ आरोप और एक साथ क्या इतना अगर याद रहे तो प्री में चल जाएगा काम, इससे बाहर नहीं आता। इस मैंने इससे बाहर कभी आया नहीं है प्री में। मेंस के लिए तो अलग बात है, फिर हम सेक्शन ही भरमाएगा। आपका एक ऑप्शन में देगा 222 भी दे देगा, एक ऑप्शन में 224 भी, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ सेक्शन गलत न हो अपवाद का। कौन कौन, 219, 220, 221 और 223। अब 22, 222, 224 नहीं है, ये रट्टा मार कर जाना है। और 218 का क्या रट्टा मार कर जाना है, नियम और दृष्टांत भी। और भले और दृष्टांत आप न पढ़िए प्री के लिए। इसके बाद आ जाइए विचारण देख लिया जाए। विचारण से भी उत्तराखंड एक या दो क्वेश्चन बनाता है, वहीं ज़्यादातर संक्षिप्त विचारण से क्वेश्चन बनता है।
अध्याय पहले तो सेक्शन वाइज याद रखिए भाई। अध्याय 18 में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण है। सेक्शन याद रखिएगा कहाँ से कहाँ तक, तो 225 से लेकर 237 तक, ये गलत ना हो। अध्याय 18 किसके समक्ष विचारण है? सत्र न्यायालय, ऊपर ही धारा लिख लीजिए। सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण, अध्याय 18 सेक्शन ऊपर लिख लेना चाहिए। 225 से लेकर कहाँ तक? 207। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, वहीं अटैक किया जाए। क्वेश्चन आपका ये पूछा है, इस उत्तराखंड 3 क्वेश्चन अब तक बनाया है, इतिहास जो गवा रहा है। एक 227, एक 228 और अगला 236, यानी कि 3 सेक्शन से क्वेश्चन बना है। 237 भी हम बताएंगे। 4 धाराएं इधर याद रखिए भाई, अब समझाने का बस 4 धाराएं याद रखिएगा। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में डिस्चार्ज या उन्मोचन किस धारा के तहत होता है? तो 227, 227, उसको अंडरलाइन करते रहे तो फिर हम बता रहे हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पिछली बार। सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के मामले में डिस्चार्ज या उन्मोचन किस धारा के तहत? 227। आरोप का विरचन किस धारा के तहत इसके पहले पूछा? 228। पूर्व सत्र न्यायालय में पूर्व दोष सिद्धि का साक्ष्य किस धारा के तहत दिया जाता है? 236। और 237, 199 दो से रिलेटेड है। मानहानि के मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाएगा? सत्र धारा अंडरलाइन करते रहिए। फिर हम बताते हैं 227 धारा पढ़कर जाइए, 228, 226, 237। तो 237 को एकदम हूबहू याद रखना है, और वह याद रखना है ये आपका 237 में कि 237 199 दो के लिए बनी है, यानी कि मानहानि की गई है। किसकी मानहानि की गई है? राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। तो फिर एक बार बताइए, अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मानहानि की गई है तो ऐसी दशा में कौन परिवाद कर सकता है? लोक अभियोजक। किसके यहाँ परिवाद किया जा सकता है? सत्र न्यायालय। कितने दिन के अंदर? लिखित की मौखिक? लिखित। किसकी अनुज्ञा से? सरकार। तो ऐसे मामलों में सत्र न्यायालय क्या प्रक्रिया अपनाएगा विचारण की? ये 237 में दिया गया है। तो मानहानि के मामलों में विचारण की प्रक्रिया किस धारा में सत्र न्यायालय के समक्ष जो चलता है? तो रट्टा मार कर जाना है। कौन सी धारा? 237। अब देखिए जो बेयर एक्ट में शब्द है, कौन प्रक्रिया अपनाई जाएगी? भले देखिए आपका क्या लिखा गया है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित या दायर किए गए वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया के अनुसार विचारण हो। यानी कि यही लाइन रट्टा मार कर जाना है। मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर दायर किए गए वारंट मामलों में जो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया अपनाता है, सत्र न्यायालय मानहानि के मामलों में वही प्रक्रिया अपनाएगा। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये कहाँ बताया गया है? 237 में। 237 के किस क्लाज में? 1 में। भाई याद रखिएगा, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, एक लाइन अंडरलाइन करना जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों का विचारण 238 से लेकर 250 तक है। इसके बाद आपका, अब इसमें देखिए थोड़ा अंदर से पूछा था, वो संभव नहीं है बताना।
इसके बाद समन मामलों का विचारण 251 से लेकर 259 तक है। इसमें आपका 2-3 धारा याद रखना है, और 2-3 धारा जो याद रखना है, एक धारा 253 अंडरलाइन कर लीजिए, तो 253। अगला लिखिए भाई, वारंट में कम पूछा जाता है। 253 पूछ सकता है, छोटे मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिभाग पर दोष सिद्धि की धारा में 253 में अभी बिहार पूछा भी गया था। तो अभी हमने बताया छोटे मामले कहाँ दिए गए हैं, 206, और कितने से कम कितना अगर जुर्माना है तो छोटा मामला 1000 या कम। इसके पहले कितनी रकम थी, 100 रुपया। इस पेटी ऑफेंस में क्या जारी होगा, स्पेशल समन की धारा के तहत 206, और 206 से कोरिलेट कौन सी धारा करेंगे, 253। अभी बिहार में आया था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन बनता है भाई, 256 परिवादी का हाजिर न होना, ये भी परिवाद का 258। इसके हाँ, इसके बाद 259 से क्वेश्चन अच्छा बनता है, लिखिए 259 समन मामलों को वारंट मामलों में परिवर्तित करने के न्यायालय की शक्ति किस धारा में, 259, यानी कि प्रक्रिया को चेंज कर सकता है मजिस्ट्रेट। जो समन मामलों की प्रक्रिया चल रही है उसको किस में कन्वर्ट कर सकता है, वारंट मामलों में। दंड की मात्रा उसमें कितनी हो वही गलत होगा। तो समन मामलों की प्रक्रिया को किस धारा के तहत वारंट मामलों में चेंज मजिस्ट्रेट कर सकता है, 259। दंड की मात्रा याद रखिए, गलत होने के पूरे चांस रहते हैं। देखिए बेयरर की भाषा भाई, वहीं 6 मास से अधिक अवधि के कारावास। अब देखिए कैसे दिया है किन मामलों को समन मामलों के विचारण की प्रक्रिया से वारंट मामलों के विचारण की प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रायल को, जिसमें दंड 6 मास हो, 6 मास से कम हो, 6 मास से अधिक हो, इनमें से कोई नहीं। और ज्यादा लोग क्या मारते हैं, 6 माह या 6 माह से अधिक, ये नहीं मारना है। फिर एक बार समझिए, 6 माह या 6 माह से अधिक वाला नहीं मारना है। एक शब्द देखना है, 6 महीना नहीं, बल्कि 6 महीने से क्या, फिर इसको अंडरलाइन करिए। अभी 50% लोग गलत करके आएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट इसीलिए कर रहा है कि लड़का ये जानता होगा कि 6 मास तक का भी हो सकता है, लेकिन नहीं, स्पष्ट बेयर रेक लिखता है तो उस मामले में सजा का प्रावधान कितना हो तो चेंज होगा, 6 मास से अधिक। यानी कि फिर एक बार इसको समझिए, क्योंकि बार बार लोग गलत कर, अगर 6 माह दंड हो, 6 माह से कम दंड हो, केवल जुर्माना दंड हो, तो उस समन मामले के ट्रायल की प्रक्रिया को वारंट मामलों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार भाई आपका 2259 तक बताया गया। बहुत मैंने आपका शॉर्टकट में ही बताया गया, लेकिन प्री के लिए आ जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए भाई, 100% आदमी गारंट जो अब तक का इतिहास रहा है। अब ये है कि भाई आपका संक्षिप्त विचारण और प्ली बार्गेनिंग से थोड़ा अंदर घुस के पूछ रहा है, तो ये तो भाई आपका अलग से बताना ही पड़ेगा। थोड़ा मैंने एक दिन और सीआरपीसी अभी चलेगी आपका। तो कल आपका भाई आईपीसी पहले ख़त्म कर दिया जाए, फिर आपका कल ख़त्म हो जाएगी आईपीसी, और फिर आपका पुलिस एक्ट भी कल चलेगा। 2 या 3 दिन पुलिस एक्ट दोहरा दिया जाए, और तब आपका परसों सीआरपीसी एक दिन और लगाएंगे तो उड़ान भर दिया जाएगा। 2 घंटा पर्याप्त रहेगा। हाँ, टाइम वहीं रहेगा। देखिए अभी तबीयत आपका हल मैंने ठीक हुई है, लेकिन अभी बोलने में बहुत दिक्कत भी आ रही है। आप देख रहे हैं जैसे स्पीड बढ़ा रहा हूँ खांसी शुरू
हाँ ठीक है, लेकिन भाई अब इसी में पढ़ाना भी है और स्वास्थ्य को भी देखना है, तो बैलेंस तब भी काफ़ी खींचा, कोई 100 धारा हो गई। आप देखिए 190 से लेकर 259